लोगों ने निर्णय लिया है कि इसमें जो शहीद हुए हैं उनको सबको बैटल कैजुअलिटी डिक्लेयर कर, मतलब युद्ध में जो कोई शहीद होता है वैसे ही बेनिफिट जो है ये सब लोगों को मिलेंगे, डीएससी के लोगों को, इनको भी इनको भी मिलेंगे। परिवार को भी सर बेनिफिट? हाँ, उससे परिवार को भी जॉब पंजाब सरकार ने दिया है, देने के वायदा किया है। जो बाकी का लगेगा वो यहाँ की टिब्री के जो ब्रिगेड है वो देख लेंगे। इस सरकार की तो दशा ये है कि जो गृह मंत्री हैं उनको नहीं मालूम रहता कि पठानकोट में क्या हो रहा है, तो जो सड़क मंत्री हैं उनको कहां से मालूम होगा। अरे उनको जो काम दिया गया है सड़कें वड़कें बनाने का वो करें। इस सरकार में प्रधानमंत्री, उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश सचिव के सिवाय किसी को ये मालूम नहीं है कि भारत की जो कूटनीति है, भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं उनमें क्या होता है। तो इस तरह के जो अज्ञानता के बयान आते हैं वो सिर्फ इनके मंत्रियों का जो थोड़ा बहुत बचा वजन है उनको घटाते हैं। हम इस ओवरऑल इंसिडेंट को अगर डूज और डोंट्स की लिस्ट में रखें तो डोंट में करेंगे कि कोई भी ऑपरेशन करना है तो प्लीज ऐसे मत करिए। ये सबसे गलत तरीका था और इसको हम आपको, हमारी मेमोरी मीडिया की इतनी कम है कि मैं क्या बताऊं। ये हम कितने सालों से कहते आ रहे हैं कि यही होगा और ऐसा ही होगा जो हम कर रहे हैं, क्योंकि हम उचित कदम ही नहीं उठा रहे अपनी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सिस्टम को इम्प्रूव करने की। हम ऊपर से सिर्फ जो कि वो लीपा पोती करके उसको छोड़ देते हैं और अपने अपने लोग अपने अपने ओहदे और पोजीशंस बचा के रखते हैं और इसी कारण ये प्रॉब्लम होती है। तो मेरे ख्याल से ये सिस्टम फेलियर है। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फेलियर हमारे मुंह पे थप्पड़ की तरीके से है। जनरल बख्शी जिस लहजे में बोल रहे थे उसके बाद क्या किस पर सवाल खड़े करें, ये एक बड़ा सवाल है। जाकिर साहब बीकानेर से और सुशील शर्मा जी जयपुर से हमारे साथ हैं। नमस्कार जाकिर साहब। नमस्कार सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी बख्शी साहब बोल रहे थे बिल्कुल सही है। हम सबको ये चीज उठानी पड़ेगी और हमारे से जो मंत्री जी है, प्रधानमंत्री, उनको, राष्ट्रपति जी को ये मतलब कड़ा कदम उठाना पड़े। जो आतंकवाद है, ये मैं खुद एक मुसलमान हूँ, लेकिन जो धर्म के नाम पे और ये जो आतंकवाद फैला है वो किसी धर्म, किसी जाति या किसी मजहब या किसी देश का नहीं हो सकता। ये सिर्फ अपने मुद्दे के जाहिर है आतंक का कोई मजहब नहीं होता। सुशील शर्मा जी। हाँ नमस्कार अश्विनी जी। नमस्कार सर, मैं एक कहना चाहता हूँ, ये सुरेश जी बैठे हैं, बहुत जिम्मेदार नेता हैं, और मनीष जी हमारे डिप्टी मेयर रहे हैं। इसको राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए। लोगों की बहुत उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, लेकिन ये तो खुद उसी भाषा में बात करने लगे। और जो अपने आप को बहुत बड़ा मर्द समझता था, मैं समझता हूँ ये उसकी सबसे बड़ी नाकामी है। उनको अब की बार आर पार की लड़ाई, पठानकोट को सबसे बड़ी नाकामी के तौर पर देखा समझा जा रहा है, तो फिर इन सूरत हाल में किया क्या जाना चाहिए? मनीष पारिक साहब, आप बता पाएंगे कि क्या किया जाना चाहिए था जो नहीं हो पाया? फिलहाल प्रधानमंत्री की अप्रोच, बॉडी लैंग्वेज साफ कहती है कि पाकिस्तान को एक सख्त संदेश देना चाहिए, लेकिन आज फोन पर बात हुई और हम गुजारिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान कार्रवाई करे। क्या ये गुजारिश वाले ही प्रधानमंत्री हैं? नहीं, बात ये नहीं है। जो एक ये कूटनीति एक अलग चीज है, राजनयिक संबंध अलग चीज है और आतंकवाद से निपटना बिल्कुल अलग चीज है। इन तीनों को एक साथ जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। अगर आप किसी को धमकी देंगे, क्लासिफिकेशन है, आज समझ में आया। नहीं, पहले भी था, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किन्हीं के पास सजेशन है, आई हैव एनी सजेशन टुवर्ड्स इट? नथिंग। द ओनली क्वेश्चन, अब बख्शी साहब ने जो कह दिया है उसके बाद क्या तो सुरेश जी कहेंगे और क्या ओम जी कहेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि सैनिक मानने को तैयार नहीं है कि सिस्टम फेलियर नहीं था, और हमने जो जवाब दिया वो अंदर रहे हुए लोग हैं, उन्होंने अपने हिसाब से काम किया। इंद्रोजा साहब, आप इंतजार कीजिए। दिगेंद्र सिंह जी, आप बताइए क्या कहेंगे? एक सैनिक के ऊपर फिर बात उठ रही है। सैनिक मरा है, 7 जवान शहीद हुए, इस देश ने न्योछावर किए। एक बार फिर देखो, मैं इसमें सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि किसकी चूक रही है? दिगेंद्र सिंह जी, यहाँ किसकी चूक रही है? या चूक किसी की नहीं है, जो चूक है वो सिस्टम की है। मैं ये बताना चाहता हूं उस देश के वासियों को और देश को चलाने वालों को, मैं तो एक सैनिक हूं, क्योंकि मैंने खुद ने गोली खाई है, और जो गोली लगती है तो दर्द कितना होता है वो मुझे मालूम है। और जिसने आज बेटे खोए उसकी माँ से जाके पूछो, उसकी बहन से जाके पूछो कि उन्होंने पठानकोट में क्या खोया है। अनमोल चीज खोई है देश के लिए। लेकिन ये बार बार क्यों? भाई हमारा देश के प्रधानमंत्री जी हमारे हैं और हमने उनको चुना है,
इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है। लेकिन वो जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से इसका पूछे कि रे भाई तू कितने दिन ट्रेनिंग और देगा, रही बात ये आर पार का शब्द ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था। आर पार का मतलब क्या होता है ये मेरे अभी तक समझ में नहीं बैठा। जाहिर है सैनिक जो अपनी जान देता रहा है, जो खून बहाता रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा कि सियासत किस मोड़ पर है। दो कॉलर से, उसके बाद सुरेश जी लौटता हूं आपके पास। महेंद्र ओझा जी बीकानेर से और सुरेंद्र शर्मा जी हनुमानगढ़ से हमारे साथ है। नमस्कार ओझा साहब। नमस्कार अश्विनी जी। बताएं सर। पारिक साहब सभी मेहमानों को नमस्कार करता हूँ जी। पारिक साहब मैं जो निवेदन कर रहा हूँ, मैं आपसे निवेदन है कि मुझे थोड़ा दो बात मुझे कहने दीजिए आपकी। बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी तो ये पाकिस्तान का जो दुशासन है, इसमें सबसे बड़ी तो गलती मैं मानता हूँ कांग्रेस पार्टी की, जिसने इस देश पे बहुत लंबा राज किया और इस पार्टी ने कभी नहीं तो कभी पाकिस्तान का दम बाहर निकाल देना चाहिए। चलिए कांग्रेस ने जो किया, बीजेपी को क्या करना चाहिए, आप इसका जवाब दीजिए। आज बहस इसी पर है। सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब हमारे नेताओं को खाली बयानों पे काम नहीं चलेगा जी, और खाली हम शहादत को नमन करते रहे और हमारे शहीदों का खून बहता रहे। तो देश के 125 करोड़ लोगों का खून उबाल मार रहा है अब। और इन नेताओं को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये बात इसको सीरियस ले ले। देश की जनता है ना, इनका खून ठंडा नहीं है। अब एक भी शहीद का हमारा खून एक बूंद भी गिरेगा इस धरती पे तो सहन नहीं करेगा, भारत का एक भी नागरिक सहन नहीं करेगा इस बात को, सहन नहीं करेंगे। सुरेंद्र शर्मा जी नमस्कार। हनुमानगढ़ से सुरेंद्र जी आप हैं हमारे साथ, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कभी हमारे जवानों के शीश कट रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी हमारे कारगिल में शहीद हो रहे हैं। सर ये रोज रोज का ये टेंटा आर पार क्यों नहीं हो सकता है इनको। ये 6 आतंकवादियों ने हमारा 3 दिन से लहू खून पी रखा है। ये तो 6 के लिए हमारे इतना ये हमारे देश के अंदर ये इतना सत्यानाश हो रहा है। जाहिर है जो देश चाहता है वही आपकी जुबान पर आज है सुरेश जी। देश चाहता है लेकिन इसका रास्ता कैसे निकले। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र शर्मा जी और इंद्र ओझा साहब। अश्विनी जी, मैं देश के प्रधानमंत्री पे शक नहीं कर रहा हूं, मैं देश की सेना पे शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन देश की सेना की जो हौसला अफजाई करनी है वो प्रधानमंत्री की और रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है, सुरक्षा सलाहकार की जिम्मेदारी है। आज के वर्तमान अस्त्र शस्त्र बल से सेना को तैयार करना जरूरी है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जो पिछले 1.5-2 साल में बयान दिए उन्हीं बयानों का ये परिणाम है। और प्रधानमंत्री लोगों आप कहना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने लोगों की भावनाओं को भड़काया। इस बात का नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के लिए, बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए क्या भड़काया लोगों को। मैंने आपके 4 बयान पढ़े इस चैनल पे, चारों बयान देश के प्रधानमंत्री को इस रूप में कभी नहीं बोलना चाहिए। देश के प्रधान इंदिरा जी ने अब करना क्या चाहिए? के 2 टुकड़े किए थे, आपके सामने है। इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। नरेंद्र मोदी को करना क्या चाहिए? इंदिरा जी की राह पर चले। है 1 लाख सैनिकों को गिरफ्तार किया। क्या नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी की राह पर चले? नहीं, बिल्कुल चलना चाहिए। नहीं, मैं और जवाब देना चाहिए पाकिस्तान। सब बात से सहमत नहीं हूँ। 95,000 कैदी करे थे, तो वो इंदिरा जी की सबसे मोटी गलती है कि वो 95 को टपका देते ना उस दिन, तो आज ये घुसपैठ नहीं होती। जाहिर एक सैनिक फिर क्या बोलता है समझना चाहिए। ओम सैनिक जी, एक सैनिक की व्यथा, एक सैनिक के आप ठीक कह रहे थे, जिसका बेटा जाता है, जिसका भाई जाता है, उनको पता है। देश ने कारगिल में गोली खाई है। इसी नवाज शरीफ के प्रधानमंत्री रहते हुए योगेंद्र सिंह जी ने कारगिल लड़ा है। इस कड़ाके की सर्दी में 20 टेम्परेचर माइनस में जो सैनिक वहां काम करते हैं, देश के तिरंगे को अपना सब कुछ मान के देश की रक्षा करते हैं, उन सैनिकों के लिए देश के प्रधानमंत्री जी को टाइम नहीं है। मैं जानूंगा तफसील से जानूंगा। खालिद कुरैशी साहब और दशरथ सिंह जी हमारे साथ हैं। नमस्कार दशरथ जी। सर मेरा मनीष पारिक जी से सवाल है जी। सर ये पंजाब में ये दूसरी घटना है। गुरदासपुर थाने पे जब हमला हुआ था उससे सबक लिया नहीं, आपने 7 जवान खो दिए। ये दिगंबर सिंह जी जो पूर्व फौजी रहे हुए हैं महावीर चक्र से, ये मृत्यु के काल पे जाके आए हुए हैं। ऐसे जवान बहुत मुश्किल से है कि भगवान की दुआ से ये आज अपने बीच में बैठे हैं। और वो 7 जवान जो खोए, उन 7 परिवारों का जवाब मनीष पारिक जी देंगे, मोदी जी देंगे, कौन देगा? चलिए मैं बात करूंगा इस पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया दशरथ जी। खालिद कुरैशी साहब। सर नमस्कार। नमस्कार सर, दोनों देशों का बातचीत का दौर जारी
रहना चाहिए। और जो दोनों देशों की जनता है, जो अमन पसंद लोग हैं, जो शांति को, अमन को पसंद करते हैं, वो रोड पर उतरे आतंकवाद के खिलाफ और सरकार का सहयोग करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बात को लेकर मैं ओम सैनी जी आपके पास आना चाहता हूं। आज नवाज शरीफ से फोन पर बात की और हम उनका वादा था, शरीफ से हम शराफत की उम्मीद कर रहे हैं कि वो कार्रवाई करेंगे। देखिए, ये अश्वनी, एक बात जो भारत के नेतृत्व को पता होनी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि पता है, ठीक से मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर 3 शक्ति के केंद्र बने हुए हैं, ISI, सेना और फिर निर्वाचित सरकार। हमारी कोशिश ये रही है कि जो निर्वाचित सरकार हो मजबूत रहे और उसके साथ वो इतनी मजबूत हो कि सेना और ISI को अपने नियंत्रण में ले सके, लेकिन ये हो नहीं पाया है। ये मनमोहन सिंह जी के वक्त में भी नहीं हो पाया था, वो आज नरेंद्र मोदी के वक्त में भी नहीं हो पाया है। और उसी का नतीजा है कि जहाँ नरेंद्र मोदी संवाद करते हैं इलेक्टेड प्रधानमंत्री से, इलेक्टेड प्रधानमंत्री आश्वस्त करते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि अब हमारे संबंध मधुर होंगे, लेकिन ISI और सेना अपना जो तरीका है उसको बदलना नहीं चाहती। वो आतंकवादियों को उसी तरीके से ट्रेंड करती है, अपने आप प्रवेश करवा रही है। तो ये सब जान लेना चाहिए और फाइनली ये डिसीजन ले लेना चाहिए कि पाकिस्तान में सेना और ISI का दबदबा जब तक रहेगा तब तक ये जिहादी इसी तरीके से आते रहेंगे, आतंकवादी आते रहेंगे। तो इनसे निपटने क्या के लिए हाफिज सईद इस बातचीत की शर्त होना चाहिए? देखिए, बातचीत की शर्त वो तो एक्सेप्ट कर लेंगे कि दोषियों को सजा दी जाएगी, दोषियों को वापस भेजेंगे। हम देख रहे हैं किस तरह से दहशतगर्द खुलेआम पाकिस्तान में घूमते हैं, लेकिन ये संभव ही नहीं है। इब्राहिम आज भी याद आता है देश को। दिनेश जाखड़ जी सीकर से, नमस्कार। सूर्य जी। जी सर, बताएं। सूर्य जी, मैं कुछ पंक्तियों से शुरुआत करना चाहूंगा। बिल्कुल सर। जर्रे जर्रे में जज्ब कतरा कतरा वीर जवान का, शंखनाद सा बोले बच्चा बच्चा हिंदुस्तान का, हम सब मिलकर फिर बदलेंगे नक्शा पाकिस्तान का। मासूमों की निर्मम हत्या जिहाद नहीं फसाद है, तिरंगे की आन सलामत हर कुर्बानी याद है। उग्रवाद की आग में झुलसी बेटी नाजों पली, बेटी नाजों पली पली कश्मीर की कली। ये कैसी हवा चली, जिंदगी सुलग उठी ऐसी हवा चली। मैं ये कहना चाहूंगा, अभी गडकरी जी ने कल बयान दिया था कि हम ईद का जवाब पत्थर से देंगे। हम ये कहना चाहेंगे इसको, भाजपा के नेतृत्व को, कि आप राम मंदिर के पत्थर पड़े हुए उनको तराशिए, PMO को खाली करके इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और जनरल मानेक शॉ की फोटो लगा दो और हिंदुस्तान की फौज को 21 दिन का समय दे दो। पाकिस्तान का नक्शा बदल देगी ये फौज। ये देश की भावनाएं हैं और इस हालात में क्या उम्मीद की जाए और क्या सत्ता से कहा जाए और कैसे समझा जाए। पाकिस्तान से अगर बातचीत रास्ता है तो फिर पहली शर्त, क्या हाफिज सईद को रखा जा सकता है, क्या पठानकोट के दोषियों को रखा जा सकता है और क्या मुंबई हमले को भुलाया जा सकता है। छोटा सा ब्रेक, आखिर क्या हो रास्ता, लौटेंगे हम जानने के लिए। बार बार कब तक बर्दाश्त करेंगे हम बार बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको क्षमा हो गई, बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। कब तक करिए मुंडी काट घुसपैठ, कब तक चलता रहेगा? इसका मुंह तो जवाब देना होगा। जैसे 65 में दिया था इस तरह होना चाहिए, तभी हमारे देश की शांति आएगी देश में। ये वहाँ गए, केक खा के आए, उसके 5 दिन के बाद ये हमले हुए, बेचारे पुलिस वाले मिलिट्री वाले खत्म हो गए। इनको तो एक ही काम करना चाहिए, पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए खतरनाक, जो आइंदे से ऐसा काम नहीं कर सके वो।